नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं हुई विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 11 जुलाई के करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। देखिए, यूपीएससी और ईपीएफओ, यूपीएससी का 25 जुलाई से और ईपीएफओ का 15 जुलाई से हमारा नया पेड ग्रुप चालू होने वाला है, कंप्लीट और सिर्फ टेस्ट सीरीज वाला भी। अगर आप लोगों को ज़्यादा जानकारी लेनी है 8564880530 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं आप लोग। हमारे इंस्टाग्राम, हमारे टेलीग्राम, ओनली करंट अफेयर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ओनली यूपीएससी के इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के उस पे हैंडल पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक्स जो आज के हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, कप्पा आ गया है, कोविड का जो है नया वेरिएंट है। ये नया नहीं है, मतलब अब थोड़ा सा चर्चा में आया है, वैसे पुराना है। भारत में पाया गया है, उत्तर प्रदेश में पाया गया है। ठीक, अगला है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम। अब इसके पढ़ने से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किससे किस चीज़ का ऑपरेटर है, इकोनॉमिक तो जुड़ा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने ऐसी चीज़ नहीं पढ़ी तो वहाँ जाके शॉकिंग हो जाती हैं, सरप्राइजिंग नहीं रहती खाली। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगला हमारा जो टॉपिक है वो है नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट जो है उसकी क्या फाइंडिंग्स अभी आई हैं। सैटर्न जो हमारा उपग्रह है, जो आपका प्लैनेट है, उससे संबंधित। ठीक, कृषि अवसंरचना कोष यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसके बारे में हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, बताया था मैंने। ठीक, लेकिन आज जो है डिटेल में है। और दूसरा WWF, ठीक, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर वाला है ये, और UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इनकी रिपोर्ट एक नई आई है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पे। इस पे अभी हम लोग ने 2-3 दिन पहले क्वेश्चन भी किया था। तो ये वाले जो पॉइंट्स इसकी फाइंडिंग्स होंगी, क्योंकि आप लोग को क्या है, आप लोग फैक्ट्स डाल सकते हो। फैक्ट जब भी लिखो कहीं पे तो आपको ये भी लिखना होता है कि कहाँ से आपने उठाया, तो सोर्स भी बताना होता है। तो अब यहाँ से भी इसको उठा लेना। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में फोकस करके बताया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है 11 जुलाई को दिन होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक, मैंने यूपीपीएससी या एग्ज़ाम में भी 1-2 साल पहले पूछा गया था। और देखिए, डेल्टा की तुलना में कप्पा जो है कम चिंता का विषय है। ठीक, ये कप्पा जो एक आया है, पहले क्या हो रहा था आप लोग ने देखा होगा, सुना होगा हमारे साथ भी, कि यूके वेरिएंट आता था, साउथ अफ्रीका वेरिएंट आता था, ब्राज़ील वेरिएंट बोलते थे। अब WHO ने कहा कि किसी कंट्री विशेष से मत जोड़ो उसे, क्योंकि इंडिया वेरिएंट भी ऐसे बोल सकते हैं, वो जो B1.71 करके वाला जो है, ठीक, 617 वाला। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं बोलेंगे, हम ग्रीक की जो वो है, ग्रीक टर्मोलॉजी है, अल्फा बीटा गामा लैम्डा और ये कप्पा डेल्टा, इन सब के करेंगे। ठीक है, तो हम किसी को मतलब वो नहीं कर सकते ऐसे। तो मतलब कोरोना तो चाइना से ही आया है, तो हर चीज़ में डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोरोना तो डेल्टा वेरिएंट ऑफ चाइना, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो मतलब एक तरीके से प्रेजुडिस कर रहा था, पूर्वाग्रह कर रहा था, तो इसलिए इसको हटा दिया गया, नई टेक्नोलॉजी ला दी गई। अच्छा, अभी क्या हुआ कि लखनऊ में KGMU है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी। ठीक है, और CPMT का बहुत अच्छा है इसका, वो अब तो नीट हो गया है, तो सबसे ऊपर कॉलेज ही आता था। तो वहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग करी गई SARS-CoV-2 की। ठीक, जीनोम जो अनुवांशिक जो है उसका डेल्टा मतलब DNA को सीक्वेंस करके देखा गया। जो मैंने आप लोग पहले बताया था कि अगर हमें चेंज देखना है कि म्यूटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जो कोरोना वायरस है ऑलरेडी प्रेजेंट है कई सारे, उसमें देखा गया है मरीजों में, तो उसको निकालो और उसकी जीन्स में तो पता चलेगा कि म्यूटेशन कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब जीनोम सीक्वेंसिंग अभी करी गई तो देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में कि पहला बैच जब चेक किया गया तो 109 सैंपल में से 107 सैंपल तो डेल्टा के आए, 2 जो है उसमें कप्पा वेरिएंट आ गए। और ये चीज़ बताई गई है कि कप्पा पहले से था, और कप्पा जो है डेल्टा से कम जो है हानिकारक है। ठीक, और कप्पा और डेल्टा जो है आपस में कहा जा रहा है कि भाई बहन के तरीके से हैं। और जो डबल म्यूटेंट हुआ था B.1.617 वाला, उसी से जो है इसको रिफर कर सकते हैं आप, उसी के डिसेंडेंट हैं, उसी के वंशज हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जैसे ये है आपका B.1.617.2 वाला कौन सा है, डेल्टा वाला, ध्यान रखना। और कप्पा भी इंडिया में ही पाया गया है, ये भी याद रखना। ये 2 जो है, अभी एक चार्ट से समझाऊंगा इसे। ये दोनों मेजर वेरिएंट हैं जो हमारे यहाँ देखे गए, और
पहले जो है नामकरण देश के नाम से होता था, अब इसको जो है चेंज कर दिया गया है ग्रीक अल्फ़ाबेट के हिसाब से। और B.1.617 को जो है अब इन्होंने 3 उसमें कर दिया था। आपका .1, .2 और .3। .2 वाला जो है वो क्या है, आपका डेल्टा है। .1 वाला जो है वो कप्पा है, ठीक। और नो स्पेसिफिक नेम, अभी 3 वाले को कोई नाम दिया नहीं गया है। और अल्फा कौन सा था, यूके वाला, साउथ अफ्रीका वाला जो था वो बीटा था, और ब्राजील वाला गामा था। ऐसे याद कर सकते हो आप। अभी एक चार्ट दिखाऊंगा, एकदम याद हो जाएगा सारा कुछ। और चिंता का कोई कारण नहीं है, ऐसा बोला गया उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल जो KGMU में थे, उन्होंने कहा कि कप्पा वेरिएंट यार खतरनाक नहीं है जितना कि डेल्टा था। डेल्टा एक्चुअली वो कारण था जिसकी वजह से सेकंड वेव आई थी, इसीलिए आपको याद करना तो 617.2 वाला था, ऐसे याद कर लेना, सेकंड वेव लेके आया था। और इसकी ये पहले से है आपका, देखा जाए तो पहले से है, अभी जब थोड़ा सा इसको वो किया गया है, मतलब डिटेक्ट किया गया वैसे तो। और इसकी जो पेरेंट लाइनेज है, ठीक है ना, जो आपकी ये डेल्टा वेरिएंट है इन सबका, ये सब विदर्भा से जो है पहली बार ये डिटेक्ट हुआ था। विदर्भ रीजन कहाँ पर है आपका, यावतमाल, वारंगल, ये जो महाराष्ट्र का जो है ना नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है वो विदर्भ कहलाता है। और B.1.617 जो है ये डबल म्यूटेंट कहलाता है। ये विदर्भा में सबसे पहले निकाला गया था, और यही सेकंड वेव का कारण भी था। और जो वेरिएंट अभी तक फाउंड हुए हैं वो बहुत तेजी से ट्रांसमिट, मतलब संक्रमण करते हैं अपने पुराने वाले म्यूटेंट से अगर कंपेयर किया जाए तो। और अभी जो है डेल्टा वेरिएंट जो है सबसे ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है, सबसे ज़्यादा अधिक जो है पारगम्य है, ठीक है। और वाइड स्प्रेड भी काफ़ी ज़्यादा है व्यापक रूप से। देखो यहाँ पे ऐसे ये WHO ने रीनेम कर दिए हैं SARS-CoV-2 वेरिएंट्स को, ठीक, अल्फा टू लैम्डा तक को। वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंता के कारण जो है वो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। डेल्टा इंडिया में पाया गया, अल्फा आपका यूके में, बीटा साउथ अफ्रीका में, गामा ब्राजील में, ठीक। इनके नाम भी यहाँ दे रखे हैं, ये वाला याद रखो ज़्यादा। इसमें कप्पा देखो इंडिया में पाया गया है, बाकी लैम्डा अभी हम लोगों ने पढ़ा था पेरू और चिली के आसपास है, आयोटा USA में, थीटा फिलीपींस में, ईटा जो है मल्टीपल कंट्रीज में है, जीटा ब्राजील में, और एप्साइलॉन ये जो है आपका USA में, ठीक, याद हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक है अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर कार्यक्रम। देखिए अभी क्या हुआ है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है एंड कस्टम चेयरमैन, ठीक, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम चेयरमैन श्री M अजीत कुमार जी ने एक नया ऑनलाइन जो है वो पोर्टल चालू किया है, जिसके जरिए ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर जो है वो अपने T2 और T3 के एप्लीकेशन को भर सकेंगे, ठीक। सिंपल सी अगर भाषा में बताऊं तो यहाँ पे क्या है, किसी देश के बाहर अगर सामान जा रहा है या बाहर से अंदर आ रहा है तो बाउंड्री पे होता है कस्टम्स, ठीक। कस्टम्स में मतलब ये है कि आप क्या जो आयात हो रहा है, जो निर्यात हो रहा है, जो इंपोर्ट हो रहा है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, कुछ उस पर ड्यूटीज लगाई जाती हैं, और ड्यूटी के साथ में मतलब टैक्स वैक्स को लगाया जाता है, और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि कोई इलीगल चीज तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऑथराइज मतलब कि वो वाले ऑपरेटर, वैसे तो ये वॉलंटरी है ये वाली जो आपकी प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी जिनको मिल जाएगा उनको आसानी से वो जो है आयात निर्यात कर पाएंगे, अदरवाइज इसीलिए उनको बोला गया है कि ये वो वाले इकोनॉमिक ऑपरेटर हैं जो ऑथराइज्ड हैं। तो इस पोर्टल पे आओ, अपनी एप्लीकेशन दो, अपने सारे ब्यौरा दो, डिटेल दो, बढ़िया जो है आपका जो आसानी होगी, आप आयात निर्यात करिए। अब जो नहीं देंगे, नहीं करेंगे तो उनको दिक्कत भी होगी, ज़्यादा उनकी जो है चेकिंग वेकिंग ज़्यादा होगी, ताकि हम तो अपनी तरफ से इंश्योर करेंगे ना, हम तो अपनी कंट्री को सुरक्षा रखेंगे ना, कि टेररिज्म तो वाला कोई ऐसा तो नहीं है बम बम का एक्सपोर्ट या कोई एक्सप्लोजिव एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जा रहा है, ठीक। एक्सपोर्ट तो हम करते नहीं, इंपोर्ट ही हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से। और जो है दूसरी चीज़ है कि कोई ऐसा तो नहीं इलीगल सामान आ जा रहा हो कोई। तो इन सब को जो है करने के लिए जो ऑपरेटर्स हैं वो अपना T3 और T2 जो है ये एप्लीकेशन है सिंपल सी, वो अपना फाइल करें, और वॉलंटरी है, लेकिन अगर ये फाइल करेंगे तो उनको आसानी होगी, आसानी से ये अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीज़ कर सकेंगे। बस इसके लिए ये रखा गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है आप लोग को बताना है, ठीक। ये AEO जो प्रोग्राम है, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, ये क्या है कि आपका WCO, ठीक, WCO जो एक है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, उसका एक सेफ फ्रेमवर्क है, ठीक। WCO का एक सेफ फ्रेमवर्क है जो ये कहता है स्टैंडर्ड यानी कि क्या मानक बनाए हैं ताकि जो भी हम ग्लोबल ट्रेड करें उसको हम सिक्योर मतलब सुरक्षित बना सकें, और फैसिलिटेट यानी कि सुविधाजनक बना सकें, ठीक। प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि भैया जो सप्लाई चेन सिक्योरिटी है, जो सप्लाई चेन है पूरी दुनिया का, ठीक, कोई चीज़ मान लीजिए कोई मोबाइल या फिर कोई बाइक बननी है, टायर कहीं बन रहा है, उसका इंजन कहीं बन रहा है, उसका जो है
हैंडल कहीं बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो सप्लाई चेन है, सब जगह से आके एक जगह जाके पहुंचती है, तो उसको सप्लाई चेन टाइप से कहते हैं। ऐसे हो सकते हैं। सिक्योरिटी और फैसिलिटेट करना है मूवमेंट ऑफ गुड्स को, इसके लिए ये वाला प्रोग्राम है। और इसी प्रोग्राम को अब भारतीयों ने जो है ढाला है, उसका ऑनलाइन पोर्टल चलाया है ताकि WCO का पालन भी होता रहे, साथ ही साथ हम भी अपने यहाँ सिक्योरिटी और फैसिलिटेशन करते रहें। क्या दिक्कत है इसमें? सुविधाजनक बनाओ, आवाजाही जो है आसान बनाओ, इंटरनेशनल और यही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। स्टेटस और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड जो है बढ़िया बढ़िया हो जाए। इंडियन कस्टम्स भी अपना जो है कार्गो सिक्योरिटी और जितने भी लोग हैं, जैसे कि इम्पोर्टर, आयातक, निर्यातक हो गए, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर हो गए, आपके जो प्रदाता संरक्षक हो गए, और कस्टोडियन, टर्मिनल ऑपरेटर, ये सब लोग जो है इस पोर्टल पे आके अपनी जानकारी दे सकते हैं। ठीक, कौन सी वेबसाइट है, यूआरएल कौन सा है? अच्छा, यूआरएल का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। ये कई लोग कई बार पढ़ते हैं लेकिन इसका जो है भूल जाते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें यू में दिक्कत होती है, रिसोर्स लोकेटर तो सबको पता होगा, यू में दिक्कत करते हैं। अच्छा, आप लोग सिर्फ यही बता दीजिए कि यू का क्या मतलब वो है, फुल फॉर्म क्या है। ठीक, तो ये www.aeoindia.gov.in नाम से वेब एप्लीकेशन है। इसका नया वर्जन अभी आ गया है जिसपे T2 और T3 वाले एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एक एक्सपोर्टर इंपोर्टर। T1 वाला आपका 2018 में दिसंबर में पहले आ चुका है। सेफ फ्रेमवर्क जो अभी हम लोगों ने देखा WCO के अंतर्गत जो आता है, इसमें सिंपल सी ये बात है कि एक ये फ्रेमवर्क है कि मानक बताए, सिक्योर और फैसिलिटेट करे ग्लोबल ट्रेड को। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। अगर मान लीजिए सिंपल यही पूछ लेता है कि सेफ फ्रेमवर्क से संबंधित है, तो उससे ऑप्शन दे सकता है कस्टम से या फिर ग्लोबल ट्रेड से, वैश्विक जो है व्यापार से, तो ये वाला सही हो जाएगा। अब इससे यही है कि इसको हम अगर मानक को मानते हैं, कार्य करते हैं, तो इससे जो अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म है, आतंकवाद है, उससे हम उसको डरा के रख सकते हैं। साथ ही रेवेन्यू कलेक्शन भी अच्छा होगा। ठीक है ना, सभी लोग आएंगे, रेवेन्यू देंगे, ड्यूटी व्यूटी टैक्स वैक्स करेंगे, देंगे, तो अच्छा है ना भारत के लिए। और जो है आपका ट्रेड फैसिलिटेशन भी होगा, व्यापार जो है आसानी से हो सकेगा। और इसमें बेसलाइन स्टैंडर्ड कम से कम हो हर जगह, ये चीज़ कोशिश की जा रही है ताकि जो है पूरी दुनिया में व्यापार और अच्छे से किया जा सके। जैसे बेसलाइन, आप समझे मानक क्या मतलब हुआ? कि आधारभूत मानकों का वैसे ही हुआ जैसे अभी उन्होंने पीछे पढ़ा था ना, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। उसमें यह था कि जितने भी MNCs हैं उन पर कम से कम 15% का टैक्स तो लगाई जाए, सारे के सारे। ठीक, तो ये वैसे ही बेसलाइन स्टैंडर्ड्स अगर फॉलो करते हैं तो हर जगह कस्टम्स में कम से ज़्यादा जो है, मतलब कम से कम आधारभूत लेवल की तो जो है बेसलाइन की तो सुरक्षा और फैसिलिटेशन हो सकेगी। अगला जो हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, ये है कि नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट, हालांकि इसका फुल फॉर्म है कैसिनी हाइगन्स बोल सकते हो आप, उसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी काम करती है। ठीक, और नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट जो है ये सैटर्न जो हमारा प्लेनेट है, सैटर्न, उससे संबंधित है। और अब नई मतलब अपडेट ये है कि सैटर्न ऐसा प्लेनेट बन गया है हमारे सौर पूरे मंडल में, सोलर सिस्टम में, जिसके पास सबसे ज्यादा कितने 84 जो है उपग्रह हैं, नेचुरल उपग्रह हैं, यानी कि आपके सैटेलाइट हैं, मून्स हैं। ठीक है, और इनमें भी सबसे बड़ा कौन सा है? टाइटन है, टाइटन नाम का है। तो इन अभी क्या हुआ है कि संदर्भ क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि नासा ने कैसिनी जो स्पेसक्राफ्ट है उसने देखा है कि भैया बहुत ही ज़्यादा जब हाई कंसंट्रेशन में आपका जो है उच्च सांद्रता के साथ में मीथेन है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, डाइहाइड्रोजन है। कहाँ पर? जो सैटर्न के मून्स हैं उनके पास जब जो है ये सैटेलाइट उड़ रही थी, प्लूम्स मतलब ऐसे धुआं से उड़ता है ना, जैसे वॉल्केनो फट गया तो धुआं, जो उनको प्लूम्स बोलते हैं। तो जब उनके थ्रू निकल रहा था उसने देखा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अरे वाह वाह, मतलब सारे कुछ जो है यहाँ पे मिल रहा है। तो इससे काफ़ी चीज़ें जो है आगे भी शोध में काम आएंगी, रिसर्च में काम आएंगी, डेवलपमेंट में काम आएंगी। तो इससे क्या पाया गया? देखिए, स्पेसक्राफ्ट जब टाइटन पे घूम रहा था, ये टाइटन जो है सबसे बड़ा मून है सैटर्न का। ठीक, तो उनको मीथेन दिखा एटमॉस्फेयर में, और दूसरा जो मून है एनसेलेडस में वहाँ पे लिक्विड ओशन दिखा कि ठीक, विद इरप्टिंग प्लूम्स ऑफ गैस एंड वाटर। जब ये इरप्ट हो रहे थे धुआं और ये पानी जो है, तो वहाँ पे एनसेलेडस में तो इनको लिक्विड ओशन भी मिला है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। देखते हैं भैया जीवन अगर नहीं भी है तो कैसे उत्पन्न हुआ भारत पे होता रहा अर्थ पे, ये इस तरीके से हम जान सकेंगे। ठीक, और क्या पृथ्वी पर मीथेन उत्पन्न करने वाले जीव रहते हैं? अरे बिल्कुल रहते हैं। मीथेन अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, जुगाली करती हैं जो ये मवेशी होते हैं, गाय भैंस वही सब, तो रूमिनेंट्स जो होते हैं तो वो भी तो मीथेन बनाते हैं। तभी तो हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ?
नहीं याद आ रहा? हरित धारा, ठीक है ना, ऐसे रिवाइज करो प्लीज, नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो मीथेन, हाँ बिल्कुल है, ज्यादातर जो जैविक कारण हमारे यहाँ, जैविक कारण की वजह से मीथेन होता है, ठीक। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे सूक्ष्म जीव हैं जिनको मेथानोजेंस बोलते हैं, वो भैया नेचुरली जो है मीथेन को प्रोडक्ट, मीथेन को जो है वो बनाते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक, एज ए बाई प्रोडक्ट। मेटाबॉलिक अपना वो खाते पीते हैं तो मेटाबॉलिक जो है बाई प्रोडक्ट होता है जो कि एक मीथेन होता है। ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं, उप उत्पाद जो है आपका, ठीक, और उनको रिक्वायर, देखिए ये वाले जो जीवाणु सूक्ष्म जीव जो होते हैं इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती जिंदा रखने के लिए, और काफ़ी ये प्राकृतिक रूप में जो है बहुत सारी जगह जो है इनको वितरित हैं ये, ठीक। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आपके दलदलों में, मृत कार्बनिक पदार्थों में, डेड ऑर्गेनिक मैटर में, और ह्यूमन गट में भी, मतलब आपका जो है आपकी मानव आंत में भी पाया जाता है। और ये बहुत ही हाई टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, वहाँ पे भी जिंदा रहते हैं। और वैसे जैसे कि जो है मार्शियन कंडीशन है वहाँ पे भी जिंदा रह सकते हैं, ठीक। या ऐसे सूक्ष्म जीव जो मीथेन नेचुरली पैदा करते हैं, ये वाली बात हो रही है, ठीक। और ये काफ़ी जो है वाइडली स्टडी किए जा चुके हैं, और ये ग्लोबल वार्मिंग भी करते हैं जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। मीथेन जो है आपका केमिकल ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, तब ये फॉर्म होता है। और ये एंसेलेडस जो कोर है, जो आपका वहाँ का ये मून है जो सैटर्न का, एंसेलेडस, इसके कोर में पाया जा रहा है। जैसे ये हमारे जो है अर्थ में क्या है, सबसे ऊपर तो क्रस्ट है, फिर उसके अंदर मेटल है, और फिर आखिरी में क्या है, कोर है। तो वैसे एंसेलेडस का जो कोर है वहाँ पे मीथेन जो है फॉर्म हो सकती है जब केमिकल ब्रेकडाउन यानी कि रासायनिक विघटन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है ना, जैविक जो है उसका जैविक मैटर का जब होता है तब जो है ये मीथेन बन सकता है, ठीक। हाइड्रोथर्मल प्रोसेस की वजह से भी बन सकता है, पानी गर्म, मतलब इस टाइप का हाइड्रोथर्मल जिसे बोलते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और मीथेन भी बनाता है। कैसिनी मिशन जो है, ये कैसिनी ह्यूगेन्स स्पेस रिसर्च मिशन है। कैसिनी जो है नासा का है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, और इटालियन भी है, इसमें ध्यान रखना, इटालियन स्पेस एजेंसी भी है, तीनों का है। अगर यही पूछ ले तो इटालियन कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो वो बिल्कुल नहीं इसको मार्क करके आएंगे, कई लोग तो सिर्फ नासा मार्क करके आएंगे, ठीक। और यूपीएससी इसलिए पूछेगा, वो चाहता है कि जो पढ़ा है वहीं बच्चा आगे निकले, वहीं मेंस लिखे और वहीं जो है आईएएस बने, ठीक। तो देखिए, दो प्लैनेट है सैटर्न, इसकी कई सारी रिंग्स, आपने देखा होगा ऐसे रिंग्स बनी हुई हैं कई सारी, है ना, ये प्लैनेट के। तो ये रिंग्स को पढ़ता है, नेचुरल जो उसकी सैटेलाइट है, उपग्रह हैं, उनको पढ़ता है, ठीक। और फ्लैगशिप रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है नासा का कैसिनी। और ये ईएसएन ह्यूगन्स जो है वो लैंडर एक्चुअली। कैसिनी क्या है, जैसे ये आपका सैटर्न है तो इसके ऑर्बिट में घूमता रहता है, ह्यूगन्स जो है आपका लैंड करता है इसके ऊपर, ठीक। और ये सैटर्न के लार्जेस्ट जो मून है टाइटन, इस पे भी गया था। कैसिनी पहला नहीं है, ये 4th स्पेस प्रोब है सैटर्न पे जिसने विजिट किया है, लेकिन पहला ऐसा है जिसने ऑर्बिट में इसके एंटर हो गया था, ठीक। जैसे ऑर्बिट है तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये लॉन्च किया गया था टाइटन पे 15 अक्टूबर 1997 में। 20 साल हो गए, 13 साल इसने स्पेंड कर दिए हैं ऑर्बिट में एंट्री। लेकिन देखो कितने साल बाद, 7 साल, करीबन 7-8 साल बाद किया था, 1 जुलाई 2004 में। और उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव इसका यही है कई सारे कि भैया जो इसके रिंग्स हैं, जैसे मैंने अभी आप लोग बताया कई सारे रिंग्स हैं इनके सैटर्न के, तो उनका बिहेवियर क्या है, उसका 3D डायग्राम बनाओ, टाइटन की सरफेस का क्षेत्रीय स्केल पे देखो, उसको कैरेक्टराइज करो कि भैया विशेषता देखो कहाँ पे क्या कैसा है, संरचना देखो कि सैटेलाइट की सरफेस, जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या हुई थी या हो सकती थी या क्या हुई है, ठीक। आपका नेचर जो डार्क मटेरियल है आपका एपेटस लीडिंग हेमिस्फीयर पर, ठीक, ये भी एक मून है, उसका ओरिजिन प्राकृतिक क्या है डार्क स्ट्रक्चर का, ये भी सब बात आप लोग मतलब देखना है, शोध करना है। 3D स्ट्रक्चर, डायनेमिक बिहेवियर, जो मैग्नेटोस्फीयर जो है उसका देखना है। और सैटर्न का जो एटमॉस्फेयर है क्लाउड लेवल पे, उसका जो है क्या गतिशील व्यवहार हो रहा है उसको भी देखना है। साथ ही साथ टाइटन पे जो बादल हो जाते हैं, धुंध हो जाती है, वो मतलब कब टाइम के साथ कब कैसे क्या होती है इसको भी देखता है। ये सारी चीज़ें कैसिनी जो है आपका सैटेलाइट ये करती है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कृषि अवसंरचना कोष। अभी यूनियन कैबिनेट ने जो है कई सारे इसमें बदलाव किए हैं, संशोधन किए हैं, और ये एक तरीके की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सब 100% तक जो है केंद्र सरकार इसमें पैसा देती है, वित्त पोषित करती है। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, मैंने आप लोग कल भी बताया था, जब फसल की कटाई हो जाती है यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट,
जो भी मार्केटिंग से लेके जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब कि जब फसल कट गई और फिर वो जब तक जो है पर्सन के प्लेट में नहीं पहुंचती, तो बीच में मार्केटिंग हो गई, पैकिंग हो गई, ग्रेडिंग हो गई, स्केलिंग हो गई, एवरीथिंग, कोल्ड स्टोरेज हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, ये सब कुछ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा इससे संबंधित, वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के थ्रू उससे पैसा दिया जाएगा। इसमें होगा क्या, 2 करोड़ तक के जो है लोन देगा। और लोन कैसे देगा, इंटरेस्ट सबवेंशन वाले लोन देगा, मतलब कि ब्याज जो है अगर आप टाइम पर दे, मतलब 100 रुपये आपने ब्याज मतलब वो लिया, लोन लिया, उस पर 7% का ब्याज लगाया गया और कहा गया भैया 1 साल में लौटा देना पैसा। अगर आप 1 साल में लौटा देते हैं, ध्यान से सुनिए, इंटरेस्ट सबवेंशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक, कैसे आप ब्याज को जो है वो कम कर सकते हो। तो 100 रुपये दिया गया, 1 साल में कहा गया लौटा देना, 7% का ब्याज है। अगर आप 1 साल के अंदर लौटा देते हो तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 4 या 3% लगेगा ब्याज। अदरवाइज अगर नहीं लौटाते हो, 1 साल के बाद लौटाते हो, तो आपको 7% लगेगा। ये चीज़ है। अब बैंक वाला जो है क्यों देगा लोन, जो है गरीब, अगर कोई किसान आ रहा है छोटा लघु और सीमांत वाला, वो इसलिए देगा क्योंकि गवर्नमेंट इस फंड के जरिए उनको जो है आश्वासित कर रहा है कि चिंता ना करो, तुम दो, अगर तुम्हारा पैसा जो है कृषक नहीं वापस करेगा, हम करेंगे ना यार, तुम काहे परेशान हो, ये वाली बात है। ठीक, तो ये चीज़ है, इसलिए पैसा वापस करेगा। 2 करोड़ तक का इसमें लोन दिया जाता है। अब जो मॉडिफिकेशन हुए हैं इसमें, उनको हम देख लेते हैं, ताकि जो है और ज़्यादा आगे अगर ये क्वेश्चन, क्योंकि आ सकता है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्रीलिम्स मेंस में आएगा ही आएगा। पिछली बार तो प्रीलिम्स में भैया डंका बजा दिया था एग्रीकल्चर ने, करीबन 15 से 17 क्वेश्चन आए थे। और यूपीएससी, इसीलिए मैं कहता हूँ अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है। आप उसकी प्रेडिक्टिबिलिटी सिर्फ यही है पैटर्न की, कि वो अनप्रेडिक्टिबिलिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ है। क्या मॉडिफिकेशन किए गए हैं, अब जो पात्रता है वो उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक, अब जो है स्टेट एजेंसी, एग्रीकल्चर, एपीएमसी, ठीक, नेशनल स्टेट फेडरेशन कोऑपरेटिव सहकारी के जो है वो आ सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, स्वल्प सहायता समूह, उनके फेडरेशन, ये भी सब पात्र हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन मैंने आपको समझा दिया, लोन आप 2 करोड़ तक का ले सकते हो किसी एक लोकेशन पे। ठीक, पहले ये चीज़ था, लेकिन अगर कोई जो पात्र है जिसने लोन लिया है, वो अपना, मान लीजिए लोन लिया उसने, जो है वो उसकी लोकेशन ए थी, अब उसने लोन लेकर मान लीजिए दूसरे लोकेशन पे चला गया बी, ठीक है, तो अब इस बी लोकेशन पे बहुत सभी लोग जो है पात्र हो जाएंगे। ठीक, अगर उसने जो है प्रोजेक्ट लगाया डिफरेंट लोकेशन पे, तो ऑल सच प्रोजेक्ट जितने भी होंगे वो जो है एलिजिबल हो जाएंगे इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए, और उनको 2 करोड़ तक का लोन मिलेगा। ठीक, यहाँ से लोकेशन से उसको लोन मिला था, लेकिन उसने प्रोजेक्ट कहीं और लगा रहा है, तो इस तरीके के जिसके लोन उसने लिए थे वो सभी के लिए, वो कई जितने जहाँ पे भी चाहें वहाँ पे ले जाएं, उनको जो है ये वाली सुविधा जो इंटरेस्ट सबवेंशन वाली जो है वो मिलेगी, ब्याज सहायता वाली मिलेगी। ठीक, और इसमें हालांकि ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो खाली 25 सेक्टर ही ऐसे लगा सकते हैं। वो जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी जितने प्रोजेक्ट थे तो उसमें सिर्फ 25 ही प्राइवेट वाले कर सकते हैं, ये बोला गया है। एपीएमसी को भी इंटरेस्ट सबवेंशन मिल सकता है, लोन 2 करोड़ तक का। ठीक, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमिटीज़, ये मंडी में आप लोगों ने देखा होगा कि ये कमिटी बनाई जाती हैं, इस पर काफ़ी जो है इसी की मतलब मोनोपोली एकाधिकार टाइप का हो गया था, इसीलिए इनाम बनाया गया है। इनाम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ठीक, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब जो है ये इंपॉर्टेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एपीएमसी 2 करोड़ का लोन देगी, करेगी क्या, कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, मैंने आपको बताया ना, साइलो, ये सब बनाएगी, मार्केट यार्ड बनाएगी जहाँ पे जो है खरीद फरोख्त होती है। ठीक, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर ने ये चीज़ अपना एक बताया है कि नेसेसरी चेंज इसलिए किए गए हैं ताकि बेसिक स्पिरिट जो स्कीम की है उसको ऑल्टर ना किया जा सके। हमने मतलब अगर पहुंचाना है, सबकी मदद करनी है, तो जो भी उसमें संशोधन होना चाहिए उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसको तो करोगे ना, ये वाली बात है। अब जो अच्छा, इसकी समय अवधि भी बढ़ा दी गई है। जो वित्तीय जो सहायता की वाली बात कही गई थी, अब वो 4 से 6 साल कर दी गई है, 2025-26 तक। साथ ही साथ जो ओवरऑल पीरियड था स्कीम का, वो पहले तो था भैया 2030 तक, अब इसको 10 साल से बढ़ाकर 13 साल कर दी गई, यानी कि 2032-37 तक। ठीक, बेनिफिट्स क्या है भैया, आपको पता है, मार्केटिंग के लिए आपने मान लीजिए कोल्ड स्टोरेज बना दिया, ठीक है, तो आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलेगा, यानी कि गुणक प्रभाव मिलेगा। आप गुणक प्रभाव जानते हो क्या होता है, मैं इसको एक दूसरे एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कोई एक बच्चा है ए और दूसरा बच्चा है बी।
ए बच्चे ने कोई पढ़ाई नहीं करी, ठीक, अब उसको जहां जिस फील्ड में भी जाता है उसको धक्के ही खाने पड़ते हैं, बहुत दिक्कत होती है। दूसरे बच्चे ने अच्छी पढ़ाई करी, ठीक, और वोकेशनल अच्छी मतलब बढ़िया उसको जो है तालीम मिली, वो जहां पे भी जाता है अगर मान लीजिए उसको सीखने में टाइम भी कम लगता है, सीखने के बाद अपनी स्किल्स लगातार अपग्रेड करता जाता है। तो ये क्या है, मल्टीप्लायर इफेक्ट है। अब इसके सिर्फ एजुकेशन देने से देखो क्या हो रहा है, पूरी इकोनॉमी में अगर आप देखो तो एजुकेशन से क्या हो रहा है कि बच्चा हेल्थ में भी आगे बढ़ रहा है, कुछ हेल्थ में जा रहे हैं, कुछ पुलिस में जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत कर रहे हैं, कुछ मिलिट्री में जा रहे हैं, ठीक। तो मतलब कई सारी चीजें एजुकेशन सेक्टर से मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है, कई मल्टीपल बहु जो है उस दिशाओं में जो है आपका जा रहा है, काम हो रहा है। लेकिन जिसने पढ़ाई नहीं उसको क्या होगा, इसीलिए एजुकेशन भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरफ करता है। वैसे ये स्कीम को ही बोला जा रहा है मल्टीप्लायर इफेक्ट है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पर और तो जो छोटे और जो लघु और सीमांत जो आपके मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी जो है मदद होगी तो काफ़ी मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा सब, क्योंकि ग्रामीण लोगों से बहुत लोग बहुत जगह जाते हैं, बहुत जो है हमारी अर्थव्यवस्था भी उठ सकती है, फैमिली के लोग भी जो है संपन्न हो सकते हैं। एपीएमसी मार्केट जो है वो मार्केट लिंकेजेस बनाएंगे, पोस्ट जो फसल के बाद जो कटाई के बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो सभी फार्मर्स के लिए ओपन रहेगा। इसके बारे में मैंने आप लोग बता दिया। लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की डेप्थ इसमें होती है, ठीक, छोटे समय की अवधि के लिए नहीं होता है ये जो ऋण दिया जाता है इसमें। और ये सभी जो ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, कम्युनिटी फार्मिंग करने के लिए क्रेडिट की गारंटी भी देता है, ठीक। इंटर सबवेंशन में तो मैंने आपको बताया था, क्रेडिट की गारंटी भी, ये दोनों चीजें आप लोग को पहले ही बता दी थी। ड्यूरेशन जो है बढ़ा दिया गया, 13 साल कर दिया गया है। 1 लाख करोड़ तक का जो है इसके अंदर जो है फंडिंग करी जाएगी। और सबवेंशन जो है 3% का, यानी कि 7% था, अगर समय के अंदर आप दे देते हो तो 4% आपको देना पड़ेगा। कितनी अच्छी बात है। साथ ही साथ जो है क्रेडिट की गारंटी भी है, सरकार कहती है तुम पैसा दो, हम है ना यार, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रांसफर भी है इसमें, ठीक। और इसके अलावा जो है 2 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। एलिजिबल जो पात्र लोग हैं वो पहले मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, एग्रीकल्चर एग्री एंटरप्रेन्योर, उद्यमी जो है एग्रीकल्चर क्षेत्र में, ये सारे जो है इसमें पात्र हैं, ठीक। अगला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, आंसर राइटिंग करी थी आप ओनली यूपीएससी वाले चैनल पे, और जाके आप लोग पोस्ट भी करते हो, सबकी इवेल्युएट भी करते हो, अच्छी बात है। देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर और इसने मिला किसके साथ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाली कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट कितना, कैसे, कहाँ ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। रिपोर्ट का नाम क्या था, ए फ्यूचर फॉर ऑल, ठीक, भविष्य सभी के लिए। और जो नीड है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस, मतलब ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ साथ में रहे। ये नहीं है कि एक को जो है ह्यूमन जो है वाइल्ड लाइफ को खाया जा रहा है या फिर वाइल्ड लाइफ ह्यूमन को खाई जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। कई एक्सपर्ट्स 155 40 संगठन और 27 कंट्रियों ने मिलकर जो है ये रिपोर्ट बनाई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए हाईलाइट यहाँ पे यही है कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो ह्यूमन और एनिमल क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ह्यूमन जो है वाइल्ड लाइफ में इंक्रोच कर रहा है, जो वाइल्ड लाइफ है उसमें वहाँ पे भी मान लीजिए कंजर्वेशन अच्छा हो रहा है तो वहाँ की वाइल्ड लाइफ की जनता बढ़ रही है, ठीक। टाइगर अगर बढ़ रहे हैं तो वो ह्यूमंस के उसमें खेतों या ह्यूमंस को भी मार दे रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक। घर का भी कॉन्फ्लिक्ट है, एक दूसरे के हैबिटेट में जा रहे हैं, तो इन सबके से कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है कि किलिंग भी बढ़ गई है। 75% जो दुनिया की वाइल्ड कैट है, यानी कि टाइगर वगैरह स्पेशीज हैं, वो तो मतलब उन अफेक्ट हो रही हैं। 75% से ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड किलिंग होती है उसमें वाइल्ड कैट जो है उसमें 75% तो वाइल्ड कैट ही होती हैं, ये कहा जा रहा है, ठीक। इसके अलावा भी जो कई सारे समुद्री या फिर जो है स्थलीय जो आपके कार्निवोर स्पेशीज़ हैं, यानी कि मांसाहारी प्रजातियां हैं, जैसे पोलर बियर हो गई, मेडिटेरेनियन में मॉन्ग सील हो गई, लार्ज हर्बीवोरस हो गए जैसे कि आपके बड़े बड़े जिराफ हो गए जो खाली घास फूस ये सब खाते हैं, ठीक, उनका हाथी, ये सब भी काफ़ी इफेक्ट हो रहे हैं। इंडिया का अगर देखा जाए तो भैया जो हमारे पर्यावरण मंत्रालय है उसने ये इंडिकेट किया, बताया कि 500 एलिफेंट मर गए 2014 से 15 और 2018-19 तक, ठीक। वहीं कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लोगों ने मार दिया, साथ ही साथ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलिफेंट्स ने भी, देखो ऐसा जो आंकड़े बताते हैं वो 2361 पर्सन्स को भी एलिफेंट ने मार दिया, तो ये भी चीज़ है। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो 1970 के मुकाबले 68% तक 68% तक जो है गिरावट आई है। इंडिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में, ये ऐसा रिपोर्ट बोल रही है। तो अगर ये क्वेश्चन आता तो आप इससे ही स्टार्ट भी कर सकते हो,
ठीक है ना। और इस रिपोर्ट का नाम ले देना, जो कि WWF और UNEP ने बनाई है मिलके। और यही कारण है कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन जो है हमारे यहाँ है। और हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा जो है, दुनिया के सबसे ज़्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन हमारे यहाँ ही है। एशियन एलिफेंट्स की भी है, एक दांत वाले, एक जो है सींग वाले, सॉरी, राइनोज भी हैं, एशियाटिक लाइन्स भी है, और अदर स्पेसीज भी हैं। मतलब इनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है पूरी दुनिया में, और जो है ह्यूमंस की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इसका परिणाम क्या है कि अगर दोनों को संभालना है, एक साथ रखना है, तो अब कई सारे तो भैया जो वाइल्ड लाइफ है, क्योंकि यार उनके यहाँ तो पुलिस वुलिस होती नहीं है भाई जानवरों की, वो भी तो हमारे ही विवेक पे ही तो जिंदा हैं बेचारे, वो उनकी कोई गलती है क्या? वैसे अगर देखा जाए तो कौन ज़्यादा समझदार जानवर है? हम ही लोग, अगर माने तो ये चीज़ है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि देखा जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कई सारे तो विलुप्त होने वाली हैं जो प्रजातियां हैं वाइल्ड लाइफ की। हमें करना क्या चाहिए? देखो, पूरी तरीके से हम कहते हैं कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो है कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें प्रैक्टिकल रहना चाहिए, जरूरी है। और इसके साथ इसीलिए हमें क्या है कि प्लानिंग करनी चाहिए, एक एकीकृत दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, ताकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसे रिड्यूस कर सकें और एक साथ रहें। जैसे कि मैंने आप लोग को लायंस वाला, गिर फॉरेस्ट वाले जो लायंस हैं उनका एग्जाम्पल दिया था। मालधारी वहाँ पे एक प्रजाति रहती है, वो करती है। विश्वकर्मा एक कम्युनिटी है, वो बहुत ज़्यादा जो है कार्य करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक, को एग्जिस्टेंस हो सके पीपल और एनिमल साथ में। WWF जो इंडिया है, ये एक कम पैसे वाला सिंगल स्टैंड नॉन लीथल इलेक्ट्रिक फेंस भी इन्होंने बनाया, ताकि कई बार देखा गया है कि जो जैसे गन्ने उन्ने की खेती होती है, तो भैया हाथी वाथी जंगल से बाहर निकलता है, खेत में गए और सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। तो उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फेंस नॉन लीथल, मतलब उनसे मरते वरते नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फेंस वाली चीज़ भी बनाई है WWF इंडिया ने। सोनितपुर मॉडल भी, इसको जरूर लिखो, मेंस में जरूर लिखना। अगर इस तरीके के ह्यूमन और वाला एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, तो सोनितपुर मॉडल लिखना ही लिखना है। सोनितपुर मॉडल अब याद रहेगा, ठीक, चिल्ला चिल्ला कानून भरो। एग्जाम्पल जो है सोनितपुर मॉडल आसाम का है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हो रहा था, जिसकी वजह से एलिफेंट जो है बाहर निकल के जो है क्रॉप को नष्ट कर रहे थे, और इसकी वजह से जो है दोनों की डेथ हो रही थी, एलिफेंट्स की भी, ह्यूमंस की भी। तो इसके रेस्पॉन्स में WWF इंडिया ने सोनितपुर मॉडल बनाया 2003-04 में। इसमें ये था, जो भी कम्युनिटी मेंबर्स थे, समुदाय के लोग थे, उनको कनेक्ट किया स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनको ट्रेनिंग दी कि कैसे आप अपनी क्रॉप फील्ड्स को सेफ रख सकते हो, एलिफेंट्स को कैसे भगा सकते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो ये है। और देखिए, ये थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। आपका WWF जो है ये NGO है, ध्यान रखना, NGO है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक। और ये एक NGO है, 1961 में फाउंड हुआ था, जो वाइल्डनेस है इसका संरक्षण करता है, और ह्यूमन इम्पैक्ट जो है कम हो इन्वायरमेंट के ऊपर, इसको जो है इंश्योर करता है। और ये अभी हेडक्वार्टर्स का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। 29 अप्रैल 1911 को ये फाउंड हुआ था। अभी मार्को लम्बरीतीनी जो है इसके वो डायरेक्टर हैं, फाउंडर कई सारे लोग थे। अच्छा, ये देखिए, इसकी एक सब्सिडरी भी है जिसका नाम है इंटरनेशनल गोरिल्ला कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक। गोरिल्ला है तो कहाँ पे होगा, किस कॉन्टिनेंट में होगा, बताइए। UNEP जो है आपका, मैंने आप लोग को इसका पहले ही बताया है। पहली बात तो हेडक्वार्टर जो है नैरोबी केनिया में है, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र है। इसका 5 जून 1972 को ये फाउंड हुआ था। इसीलिए हमारा एनवायरनमेंट डे भी कब होता है? 5 जून 1972 को होता है। अच्छा बताइए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है? ठीक, ट्रिकी क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है प्लीज़। अब यार इसका आंसर तो मैं चाहता हूँ सब लोग दो प्लीज़, ठीक, क्योंकि ये तो चलो नहीं बताऊंगा। तो और ये है कि यूनाइटेड नेशन ये कोऑर्डिनेट करता है, सारे जो भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं उनके बीच में। मॉरिस स्ट्रॉन्ग ने इसको इस्टेब्लिश किया था, उस समय के डायरेक्टर थे। और जब कन्वेंशन हो रहा था, आपका कॉन्फ्रेंस हो रही थी यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम 1972 वाली, तब इसको फाउंड किया गया था। ठीक, आज का जो हमारा क्वेश्चन है 11 जुलाई का, वो है कि आपका डेली यूपीएससी मींस जीएस आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। तो अब तक 56 क्वेश्चन हो चुके हैं, वाह बहुत बड़ी बात है। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखिएगा। एनसीईआरटी का उपयोग कर सकते हो 12th वाली आप, ठीक। मैं आपको सोर्स भी बता दे रहा हूँ, इन केस मान लो कि आपको लगे कि यार पता नहीं क्या है, कुछ भी उठा कर सर देते हैं, ऐसा नहीं, आपका साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। आप लोग जो है जब तक हो
मैं तो नहीं छोड़ने वाला साथ, ये वाली बात है। तो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, ये पूछा गया बायोलॉजी क्लास 12th की में जो है दे रखा है। और अगला जो इसका टॉपिक है वो मतलब क्वेश्चन है कि व्हाट आर इट्स वेरियस एप्लीकेशन इन अवर लाइफ, इसके हमारे जीवन में इसके विभिन्न अनुप्रयोग क्या क्या हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। ये भी आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी क्लास 12th वाले में मिल जाएगा, पढ़ के लिखना, ठीक। अगला जो हमारा सेक्शन है वो है कॉमन एक आईएसपी से, इसमें हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएं इससे संबंधित जो है ट्रिक्स और जो है मेथड देखते हैं। स्पर्श से संबंधित जो है कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा ट्रू है बताना है। ये मैं करा चुका हूँ आपको, वहाँ पे ग्रुप में मैंने पूछा भी था, पेड ग्रुप्स में। तो देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको कराती है, सही है कि नहीं है आप बताइए। ये एक एकीकृत जो है प्रणाली है जिसमें ऑटोमेशन होता है, सैंक्शन हो जाता है डिफेंस पेंशन और उसका वितरण हो जाता है, ठीक। अब कुछ याद आ रहा है। और उसका फुल फॉर्म जो है क्या है, फुल नेम सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सारे स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट नहीं सही है, ट्रू पूछा गया, पहला नहीं सही, तो ये गलत हो गया। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इसको वो कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है। वेब बेस्ड सिस्टम है, जितने भी लोग पेंशनर्स हैं डिफेंस के, उनके जो है बैंक अकाउंट में जो है पेंशन चली जाएगी अपने आप से, और किसी एक्सटर्नल बिचौलिए के जो है हस्तक्षेप के, ठीक है। तो ये स्पर्श जो है आपका वेब बेस्ड सिस्टम है जिसके थ्रू ये होगा। अगला जो है हमारा टॉपिक है जो क्वेश्चन का वो है भलिया वीट, जो भलिया जो गेहूं है उससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट है ये एग्रीकल्चर क्वेश्चन है यार। पिछले 15-17 उसने पूछे थे मिनिमम, जो मैं बता रहा हूँ। तो यार इस बार भी ना पूछे या फिर पूछ सकता है, तो फिर हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी यार, ठीक। जो एक बार आ जाता है वो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना टॉपिक। तो देखिए ट्रू कौन कौन सा है स्टेटमेंट ये बताना है। देखिए पहला शिपमेंट जो है पहली खेप गुजरात से जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड जो है भलिया वैरायटी की जो गेहूं है उसको एक्सपोर्ट किया गया केनिया नैरोबी में। बताइए किस संगठन का जो है वो है हेडक्वार्टर है, केनिया। और श्रीलंका जो है गया गुजरात से, ठीक। तो ये क्या सही है स्टेटमेंट कि नहीं। और ये जो वैरायटी है ये इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और जो है काफ़ी अच्छा टेस्टी मीठा होता है इसका, ठीक। तो गुजराती बट नेचुरल से ज़्यादा खाते हैं और इसीलिए अब इसको कर भी रहे हैं काफ़ी एक्सपोर्ट। और ये जो है ग्रोन होती है ज़्यादातर कहाँ पे, भाल रीजन जो गुजरात का वहाँ से। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। और ये जो है जहाँ पे पानी होती है बरसता है, कंडीशन ग्रोन इन रेन फ्रंट कंडीशन विदाउट इरिगेशन, सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, पानी की जो जहाँ बरसता है उसी वहीं पे जो है ये उगाया जाता है। और 2 लाख हेक्टेयर में एग्रीकल्चर लैंड गुजरात में इसको उगाया जा रहा है, आपका कल्टीवेट किया जा रहा है। तो इसी के साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, और ये एक ही बटन है कोई बात नहीं, तोड़ दीजिए। अगर ज़्यादा भी होता तो मुझे मालूम है आप जो है मेरे साथ बने रहते। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ज़्यादा लाइक्स हों तो आप लोग जो है और लोग को जोड़िए शेयर और सब्सक्राइब करा के। तो चलिए कल फिर मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।